फाइनली मेरा डेस्टिनेशन वेडिंग करने का सपना आज सच तो हो गया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। स्नेहा ठंड में ठिठुरते हुए बैकलेस लहंगा पहनकर बर्फ की सफेद वादियों में खड़ी है और दूल्हा दुल्हन का फोटो सेशन चल रहा है। तभी वो खुश होते हुए नाचती है। एकदम से सपना टूटता है। स्नेहा धड़ाम पलंग से नीचे खुद को जमीन में पड़ा हुआ पाती है। उसकी माँ शर्मिला कमरे में आ जाती है। अरे वो लड़की, तू ऐसे कचरे की तरह जमीन में क्यों पड़ी है? ओ नो, मैं तो पहाड़ों में थी, वहाँ मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही थी। फिर से सपना। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? जब देखो ख्वाबों में खोई रहती है। अरे ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल, तेरे भाइयों की शादी है, इतने सारे काम है, चलकर हाथ बटा, जाकर हलवाइयों के साथ लड्डू और मट्टी डिब्बों में पैक कर। देखते देखते तेरे भाइयों के घोड़ी चढ़ने का समय हो जाएगा। माँ, तुमने भी पता नहीं क्या सोचकर मेरे तीनों भाइयों की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक करवा दिया। कितना अच्छा होता हम उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग करवाते। ये बैंक्वेट वाली घिसी पिटी शादी तो हर कोई करता है। इतने में शेरवानी पहने नितिन आता है और छेड़खानी के मिजाज से बोलता है, चिंता मत कर, तेरी शादी हम कुल्लू मनाली के पहाड़ों में करवा देंगे, किसी भेड़ बकरी चराने वाले के साथ में। फिर तू भी भेड़ चराती रहना। अच्छा बता, शेरवानी में तेरा भाई कैसा लग रहा है? एकदम सुंदर, सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल पानी वाले चाचा की तरह। इतना कहकर स्नेहा शादी के लड्डू बनाने चली जाती है। थोड़ी देर में धूमधाम के साथ बारात जाती है और शर्मिला देवी अपनी तीनों बहुओं रुचिका, पूर्वी, कुलदीप को बहू बना कर ले आती है। स्नेहा भाभियों के साथ घुल मिल जाती है। संडे वाले दिन सब लोग इकट्ठे बैठकर शाम को चाय पी रहे होते हैं। तभी पड़ोसन विमला लड्डू लेके आती है। शर्मिला, ओ शर्मिला बहन, ये लो मोतीचूर के लड्डू खाओ। मगर आंटी जी बताइए तो सही, ये लड्डू किस खुशी में खिला रही है, हमें भी तो पता चले। अरे तुम्हारी नंद का रिश्ता पक्का हो गया, इसलिए सोचा मोहल्ले वालों का मुंह मीठा करवा दूं। खाओ खाओ, देसी घी के लड्डू हैं। विमला बातों ही बातों में तंज कसने का काम कर रही थी, जिससे शर्मिला को दिल में अपनी बेटी को लेकर दुख लग रहा था। विमला के जाते ही शर्मिला शादी की बात छेड़ती है। मोहल्ले में सबके घर की लड़कियों की शादी हो गई और अब तो इस विमला की बेटी की शादी भी हो रही है। स्नेहा, तू कब करेगी शादी? हाँ ननद जी, अब आप भी शादी कर लीजिए। हाँ कर दो, ताकि हम भी मोहल्ले वालों को शादी के लड्डू खिलाकर उनका मुंह बंद करवा सके। भाभी, मुझको नहीं करनी कोई शादी। स्नेहा मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे तीनों भाभियां उसे मनाने के लिए कमरे में आती हैं। बाप रे बाप, देखो तो कितना हाई वोल्टेज का गुस्सा है हमारी ननद का। देखो रुचिका, कुलदीप कैसे गोलगप्पे की तरह मुंह फुला रखा है। मुझे तो पता है गुस्सा कैसे जाएगा पूर्वी। अच्छा, हम सॉरी बोलते हैं, अब तो हमें माफ कर दो। भाभी, मैं आप लोगों से गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं बाकी सबकी तरह सिंपल सिंपल शादी नहीं करना चाहती। तो अपनी भाभियों को बताओ तुम्हें कैसी शादी करनी है। अरेंज मैरिज नहीं करनी, या कोई लड़का पसंद है, या लव मैरिज करनी है, तो भी हम तुम्हारे लिए सासू माँ से बात करेंगे। आजकल तो आम बात है। बोलो बोलो हमारी प्यारी ननद, हमें भी तो पता चले कौन है हमारी प्यारी नंद के सपनों का शहजादा। भाभी, मैं डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहती हूँ, वो भी पहाड़ों में। बस इतना सा सपना है मेरा, बाकी लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी आप तीनों की है। बाप रे, पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग? पता है पहाड़ों में कितनी ज्यादा ठंड पड़ती है? मुझे तो सोचकर ठंड लग रही है। पर हमारी प्यारी इकलौती ननद की खुशी के लिए हम तुम्हारी डेस्टिनेशन वेडिंग पहाड़ों में ही करवाएंगे। पहले लड़का तो ढूंढ ले। अब पूरा परिवार नंद के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है, लेकिन पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग सुनकर कई रिश्ते वाले पीछे हट जाते हैं। किसी तरह मिलती जुलती सोच वाला एक परिवार मिलता है। मंजुलता अपने बेटे पवनदीप की शादी पक्की करवा देती है। तो फिर ठीक है समधन जी, दिसंबर की कोई तारीख रख लेते हैं। इसी महीने में बर्फ ज्यादा गिरती है, डेस्टिनेशन वेडिंग करने का मजा भी तभी आएगा। अब शादी की तैयारी और खरीदारी शुरू हो जाती है। तीनों बहुएं डेस्टिनेशन वेडिंग में आने वाले गेस्ट की लिस्ट देखती हैं। बस भरकर लोग, रिश्तेदार, सब लोग आते हैं। किसी के हाथों में मोटी रजाई का बैग था, तो किसी ने रास्ते के लिए खूब सारी मूंगफली, गजक वगैरह खरीदा था। बहुओं, रास्ते के लिए मोटी वाली रजाइयां रख लेना, पहाड़ों में बहुत ठंड होती है। चिंता मत कीजिए, मोटे मोटे स्वेटर, रजाई और खाने के लिए मूंगफली, गजक वगैरह भी खूब सारा बनाकर रखा है। नंद जी की डेस्टिनेशन वेडिंग में बड़ा मजा आने वाला है।
लगभग 1.5-2 घंटों का सफर तय करके सब लोग पहलगाम आ जाते हैं, जहां लोगों के घर पहाड़ों में बसे हुए थे। जगह जगह जमीन पर बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई थी। थोड़ी देर सब लोग डेस्टिनेशन वेडिंग वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां वेडिंग प्लानर पहाड़ी टोपी पहने हुए पहाड़ों वाले गीत गाते हुए सजावट कर रहे थे। बुमरो श्याम रंग बुमरो श्याम रंग बुमरो, आए हो किस बगिया से ओ तुम। पहाड़ी हरा भरा वातावरण और रंग बिरंगे फूलों की सुंदर सजावट को देखकर स्नेहा काफी ज्यादा खुश होती है। वाह भाभी, सब कुछ कितना सुंदर सजा है। मैं तो अपनी शादी वाले दिन बहुत सारी फोटोज खिंचवाऊंगी और बड़ा सा एल्बम बनवाऊंगी, ताकि सभी को मेरी पहाड़ वाली डेस्टिनेशन वेडिंग याद रहे। हाँ हाँ, हमारी प्यारी ननद, सारे शौक पूरे कर लेना, मगर अभी अंदर चलते हैं क्योंकि ठंड के मारे हम सबकी कुल्फी जम रही है। अगले दिन से शादी की रस्म शुरू हो जाती है। हल्दी मेहंदी एक ही दिन होता है, इसलिए लड़के वालों ने हरे रंग के कपड़े पहने और लड़की वालों ने पीले रंग के कपड़े पहने होते हैं, जो कि डेस्टिनेशन वेडिंग का थीम होता है। भगवान, इतनी ठंड में मेरे दोनों हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। हल्दी भी नहीं पीसी जा रही। कुलदीप, आकर हल्दी पीसने में मेरी थोड़ी मदद करवा दो। अरे बाबी, मुझे शादी के लड्डू बनाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन लड्डू मिठाई बनाने के लिए तो हलवाई आने वाला था, उनका क्या हुआ? अरे मना कर दिया इन मौके पर। बोला गेस्ट हाउस पहाड़ के बिल्कुल ऊंचे पर है, ठंड भी ज्यादा है, इसलिए लगता है नंद की पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग में हलवाई का रोल हमें ही निभाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, हमारी ननद ने माउंट एवरेस्ट जितने ऊंचे पहाड़ पर डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान बनाया है। ठंड में भुगतना तो हम भाभियों को पड़ेगा। तीनों भाभी ठंड में थर-थर कांपते हुए काम करती हैं। तभी ननद हल्दी के लहंगे में बिना स्वेटर पहने हाथ रगड़ते हुए बाहर आती है। भाभी, ये लड्डू इसलिए बना रही हो, मेरी शादी पहाड़ों में हो रही है तो लड्डू नहीं, मस्त वाले पहाड़ी तंदूरी मोमो और गर्मा गर्म चाय होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी हल्का रहेगा और गर्मा गर्म खाने का मजा आएगा। वो सब तो ठीक है ननद जी, मगर तुम्हें ठंड नहीं लग रही? पता है ठंड कितने डिग्री की है और तुम बिना स्वेटर के घूम रही हो? अभी शादी बाकी है। भाभी, मुझे तो ये बर्फीली ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है। मैं अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग को एंजॉय करना चाहती हूँ। स्नेहा को ठंड का एहसास तो हो रहा था, लेकिन पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग में वह अपनी एक एक रस्म को एंजॉय करती है। शादी वाले माहौल, सब लोग सबसे ज्यादा बार बार चाय पीते, क्योंकि पहाड़ी इलाका था। देखते देखते शादी का दिन आने तक तापमान में और गिरावट आ जाती है और जमकर बर्फ गिरती है। शादी की मंडप फूलों और लाइटों से सजा हुआ था, लेकिन रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं। परिवार फोटोशूट में व्यस्त है। गरम गरम पेय पदार्थ का पूरा इंतजाम होता है। लोगों ने पहाड़ी टोपियां पहनी थी, जो कि डेस्टिनेशन वेडिंग का थीम था। तभी इतनी ठंड में ननद स्लीवलेस लहंगा पहने कपकपाते हुए आती है। ठंड से सबकी नाक लाल पड़ जाती है। स्नेहा, इतनी ठंड में बैकलेस लहंगा, शॉल ओढ़ लो, बारात आने में टाइम लगेगा। भाभी, इतने सालों से पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने का सपना देखती आ रही हूँ और इस खास मौके पर शॉल स्वेटर पहनकर मैं इसे खराब नहीं करना चाहती। मुझे बस मेरे शहजादे का इंतजार है। ऐसा बोलते हुए स्नेहा शर्मा जाती है। पवनदीप घोड़े पर आता है। बारात पहाड़ी गानों पर डांस करती है। स्नेहा लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही है। देखो, मेरी बेटी परी जैसी लग रही है। परी नहीं माँ जी, हमारी ननद पहाड़ी क्वीन लग रही है। बारातियों को चाय पिलाकर स्वागत किया जाता है। धूमधाम से शादी होती है। विदाई का समय आता है। स्नेहा अपनी माँ और भाइयों से गले लगकर बहुत रोती है। थैंक यू सो मच भाभी, आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से मेरे पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग होने में सब कुछ किया। ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए किया। अब बस जल्दी से तुम भी विदा हो जाओ, ताकि हम भी इस बर्फीले पहाड़ों से विदा हो सके। ठंड के मारे सबकी खटिया खड़ी हुई पड़ी है। अरे ओ लावण्या, लावण्या, अब उठ भी जा। सुबह के 10 बज रहे हैं और तू है कि बिस्तर पर लेटे लेटे पलंग तोड़ रही है। तुझे अपना कोई होश है या नहीं? कल को अगर तेरा ब्याह होगा तो तेरी सास मुझे ही कोसेगी कि बेटी को कुछ समझा कर या सिखा कर नहीं भेजा। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, आप है ना मेरी चिंता करने के लिए। मुझे ना आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। मैं तो शादी ही नहीं करूंगी। हर लड़की यही बोलती है, लेकिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है। इसलिए बोलती हूँ, घर के काम काज में थोड़ा ध्यान दे ले। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे भुक्कड़ परिवार वाले मिल जाएं और तुझे खाना बनाना ही ना आए। आज मैं तुझे आलू की सब्जी बनाना सिखाऊं। ठीक है माँ, आई।
लावण्य अपनी माँ के पीछे पीछे किचन में आ जाती है और खाना बनाना सीखने लगती है, मगर सब्जी जल जाती है। हे भगवान, लड़की, कहा था ना तुझे गैस धीमा करके बनाने को, जला दिया ना सारी सब्जी। शुक्र मना कि अभी मायके में है, ससुराल में होती ना तो तेरी सास तुझको बेलन से मारती। ऐसे कैसे मेरी सास मुझको बेलन से मार देंगी? बस कर, अब ज्यादा जुबान मत चला, सिर्फ हाथ चला, पागल। इसी तरह टाइम गुजरता है और लावण्या की शादी एक बड़े से परिवार में पक्की हो जाती है। वो शादी करके अपने ससुराल में आ जाती है, जहां आरती की थाली लेकर खड़ी सासू माँ स्वागत करवाती है। चलो आ जाओ बहू, देखो सबके सब तुमसे मिलने के लिए बेकरार हैं। चलो भाई, सब लोग अपना अपना परिचय दे दो। भाभी, मुझसे मिलिए, मैं हूँ आपकी इकलौती नंद मोनिका, सुंदर और स्लिम। चल झूठी कहीं की, तुम बिल्कुल इसकी बातों में मत आना लावण्या। इसका खाना देख लोगी तो तुम्हारा सिर चकरा जाएगा, इतना खाती है, मगर खाना इसके शरीर को लगता ही नहीं, सूखी भिंडी कहीं की। माँ, तुम देख रही हो ना रोहन भैया मुझे कैसे छेड़ रहे हैं, इन्हें समझा लो। क्यों रोहन भैया, बोलो तो तुम्हारी पोल खोलूं। पता है आपको भाभी, ये एक बार में खुद 15 रोटी खाते हैं। क्या कहा तुमने? 15 रोटी? इतना कौन खाता है भला? अरे देवरानी जी, तुम तो घबरा गई अभी से ही। वैसे नंद जी मजाक कर रही थी। चलो सब जाकर आराम करो और बहू को भी आराम कर लेने दो। सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन लावण्या किचन में पहली बार आती है। अरे बहू, आ गई तुम? तो क्या बना रही हो खाने में? वैसे जो भी बनाना थोड़ा ज्यादा ही बनाना, वो क्या है ना, तुम्हारे ससुराल वाले खाते पीते घर से हैं। जी माँ जी, मैं समझ गई। तो भाभी अभी से बनाने में लग जाओ, मेरी फरमाइश सुन लो। मेरे लिए मटर पनीर और तंदूरी रोटी बनाना और थोड़े पुलाव भी, क्योंकि मुझे पुलाव पसंद है। हे भगवान, ये नंद तो बड़ी बेशर्म है। अरे मैं क्या इसकी नौकरानी लग रही हूँ जो ऑर्डर पे ऑर्डर दे रही है? बहू गुस्से पर कंट्रोल करते हुए खाना बनाना शुरू कर देती है और लगभग सारा खाना बनाकर ले आती है। सभी को उसके हाथ का खाना बेहद पसंद आता है। खुश होकर सासू माँ कहती है, अरे वाह बहू, तूने तो मजा ही दिला दिया। सच में खाना बेहद स्वादिष्ट बनाया है। ये ले तेरी पहली रसोई की नेग। थैंक यू मम्मी जी। हाँ हाँ भाभी, सच कहा माने, आपने क्या खाना बनाया, जी करता है कि आपके हाथ ही चूम लूं। सच बहू, तूने तो हमें हमारे बीते दिन की याद दिला दी। कुंती भी अपने दिनों में इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी। मैं तो चला सुस्ताने। बेचारी बहू सबकी खिदमत करके थक कर बोलती है, हे भगवान, कितने भुक्कड़ ससुराल वाले हैं मेरे। सारा का सारा खाना खा गए, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मुझ में दोबारा बनाने की हिम्मत नहीं, बर्तन भी धोना है। बहू बर्तन समेट कर धोने में लग जाती है। ऐसे ही ससुराल में दिन गुजरते हैं। एक दिन दोपहर की बात है। शुक्र है धुल गए बर्तन, जाकर आराम कर लेती हूँ। जैसे बहू जाने लगती है तो जेठानी रोकती है। अरे देवरानी जी, मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या एक कप चाय बना दोगी? हाँ हाँ जेठानी जी, बनाती हूँ। अरे बहू, चाय बना ही रही हो तो सबके लिए बना लेना। वैसे भी आज संडे का दिन है, सब लोग घर में हैं, साथ में पकौड़े भी बना लेना। जी मम्मी जी, बनाती हूँ। हे भगवान, कैसे जालिम लोग हैं, थोड़ा आराम भी नहीं करने देते हैं। बेचारी बहू सभी के लिए बहुत सारा चाय पकौड़ी बनाकर पेश करती है। ऐसी समय थोड़ा और बीतता है। एक रात। आप लोग रात के खाने में क्या खाएंगे? क्या मैं सिंपल दाल चावल भुजिया बना दूं? अरे दाल चावल भुजिया तो हमारे घर में कोई नहीं खाता बहू, तो बिरयानी और कोरमा बना ले। और 5 पतीले बिरयानी बनाना, 1-2 पतीले में किसी का पेट नहीं भरता है। तुझे पता है ना, हम लोग खाते पीते घर से हैं। जी ससुर जी, मुझे पता है। पेटू लोग कहीं के, दुखी करके रख दिया है। बहू रोते हुए सबके लिए बिरयानी और कोरमा बनाकर खिलाती है। रसोई की जिम्मेदारी अकेले संभालते संभालते लावण्या चिढ़ चुकी थी, इसलिए वो सबको सबक सिखाने की सोचती है। बस बहुत हुआ इनका। मैं देखती हूँ कि जब मैं मायके चली जाऊंगी तो मेरे बाद इतना सारा खाना बनाकर कौन खिलाता है इन भुक्कड़ ससुराल वालों को। सभी के होश ठिकाने लगाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। लावण्या अपने मायके चली जाती है और सुबह के समय डाइनिंग टेबल बिल्कुल खाली पड़ी है। अरे ये क्या, टेबल पर खाना क्यों नहीं लगा? लावण्या, लावण्या बहू कहाँ है? अरे मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना लगाओ। अब किसी को खाना नहीं मिलेगा क्योंकि देवरानी गई मायके, और इतने लोगों का खाना मैं नहीं बनाने वाली, इसलिए रसोई में हड़ताल है। ये क्या कह रही हो बहू, हड़ताल? घर में ऐसी नौबत क्यों आई? बहू के जाने के बाद भुक्कड़ ससुराल वाले भूख से परेशान हो जाते हैं और सब मिलजुल कर खाना बनाने में लगे जाते हैं। पूरी रसोई भंगार के जैसी फैली है।
अरे भाई, इस उम्र में हमसे खाना नहीं बनेगा। बस भाग्यवान, चलो बहू को वापस ले आते हैं। हमें पहले ही सबक सीख लेना चाहिए था। याद है तुमको भाग्यवान? भुक्कड़ ससुराल वालों की हरकतों से पहले भी इसी तरह कोई नौकरानी काम छोड़कर चली जाती थी। अरे ओ कमलाबाई, मेरी बिरयानी ले आओ भाई। और कबाब कहाँ रह गया? कितना धीरे काम करती हो। तभी नौकरानी गुस्से में बाहर आकर बोलती है, वो साहेब, तुमको भी सलाम और तुम्हारी नौकरी को भी सलाम। मैंने बहुत जगह काम किया, लेकिन तुम जैसे भुक्कड़ लोग नहीं देखे। इतना इतना खाते हो, मैं जा रही हूँ। कमला, इतनी सी बात पर नौकरी छोड़ रही हो? ये इतनी सी बात आपको अंदाजा भी है? एक दिन में 50 रोटियां और 50 पराठे बनाने पड़ते हैं। ये सब आपके भुक्कड़ परिवार के लिए नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। कमलाबाई उनके ज्यादा खाने की हरकत से काम छोड़कर चली जाती है। ऐसे में ससुराल वाले लावण्या को बहू बनाकर ले आई थी। लावण्या बहू, अब से ये घर तुम्हारा है। अब तुम्हें हम सब लोगों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना है, ठीक है? जी माँ जी। भोली भाली बहू पहले पहले तो भुक्कड़ ससुराल वालों की हरकतों को नहीं समझ पाती, लेकिन धीरे धीरे उनके दिन रात ज्यादा खाने की हरकतों को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मायके चली जाती है। आखिर क्या बहू के रसोई हड़ताल के बाद ससुराल वाले सुधरेंगे या नहीं? पूरा परिवार पछतावा करते हुए बहू के घर पहुंचता है। दामाद जी, समधन जी, समधी जी, आप सब लोग यहाँ? हम अपनी बहू को घर वापस ले जाने आए हैं नीता जी। बहू, हम सभी को माफ कर दे। हम सबको समझना चाहिए था कि तू ससुराल में नई नई आई थी और हमने तुझे आते ही सारा दिन खाना बनवाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब मन चाहा उसी टाइम तुझसे खाना बनवाया। हमें समझना चाहिए कि तू भी इंसान है। हाँ भाभी, हम लोग वादा करते हैं कि अब किचन के अंदर आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। प्लीज घर चलिए। बहू ठंडी सांस भरते हुए कहती है, शुक्र है आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने ये सब नाटक इसीलिए किया था। ठीक है, अब मैं आप सब लोगों के साथ चलूंगी। और अब लावण्या के साथ उसके ससुराल वाले भी किचन के अंदर खाना बनवाने में मदद करवाते हैं। वहीं पति और ससुर खाना परोसते और सब खुशी खुशी रहते हैं।